नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी और आज हम उस विषय को लेकर आए हैं जो वैसे तो लगभग 10 दिन पुराना है। लेकिन इस विषय को मैंने गंभीरता के साथ अध्ययन किया और उसके बाद मुझे लगा कि इस विषय में आप लोगों से बात करनी चाहिए। विषय है उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद विभाग के द्वारा अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल स्टोर से आयुर्वेदिक औषधियों की सैंपलिंग की गई है, जो कि एक रूटीन काम है। चाहे वो एलोपैथ की मेडिसिन हो, चाहे वो आयुर्वेद की मेडिसिन हो, ये एक दिशा निर्देश लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से रहता है कि समय-समय पर ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं, वो फील्ड से या मैन्युफैक्चरर की प्रीमाइसेस से मेडिसिन के सैंपल कलेक्ट करते हैं और उनको राजकीय प्रयोगशाला, जो कि लखनऊ में डीटीएल जिसको कहते हैं, ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी, वहाँ पर भेजा जाता है। वहाँ पर एक तय प्रोटोकॉल के अंतर्गत उन औषधियों का एनालिसिस किया जाता है और उसमें अगर कोई अधोमानक पाई जाती है, यानी कि सब स्टैंडर्ड पाई जाती है या एडल्ट्रेटेड पाई जाती है, तो उस पर वो अपनी आख्या देते हैं। तीसरी प्रकार की जो चीज़ पाई जा सकती है कि वो औषधि जो है स्पूरियस हो, नकली हो। तो यहाँ विषय ये आ रहा है कि इसमें क्या विशेष बात है? तो विशेष बात ये है कि 32 औषधियों के नमूने 10 जिलों से कलेक्ट किए गए, उनकी एनालिसिस हुई। उनमें से बाहर राज्यों में निर्मित औषधियों की बड़ी संख्या थी। इन 32 में से केवल 7 ऐसी औषधियां हैं जो उत्तर प्रदेश में जिनका निर्माण होता है। बाकी हरियाणा की अधिकतर हैं, राजस्थान की हैं, गुजरात की हैं, झारखंड की हैं। इस तरीके से अलग-अलग राज्यों से निर्मित औषधियां इसमें टेस्ट की गई। अब इस पूरी लिस्ट में 3 ऐसे नाम हैं जिनको सब जानते हैं, या अगर हम एक आध नाम और उसमें जोड़ लें जो स्थानीय हमारे फिजिशियंस अवेयर होंगे, मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूं। उसमें हिमालय की 2 औषधियां हैं, एक लीव52 और सिस्टोन सिरप। लीव52 2 जगह से सैंपल किया गया, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा से और लखीमपुर खीरी से। सिस्टोन लखीमपुर खीरी से सैंपल किया गया। ऐसे ही उसमें एक प्रोडक्ट झंडू इमामी का भी है और एक शास्त्रोक्त औषधि है त्रियोदशांग गुग्गुल, जो दिव्य फार्मेसी की बनी हुई है। अब इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि उन्होंने लीव52 को अपमिश्रित यानी कि एडल्ट्रेटेड या उच्च कोटि का नहीं पाया। ऐसे ही सारी औषधियां जो उन्होंने डिक्लेयर की हैं, उन पर जब हम गौर करते हैं तो उसका कारण उन्होंने दिया हुआ है। 12 औषधियां, 32 में से 12 औषधियां ऐसी हैं जो पेन किलर हैं, हाइट बढ़ाने वाली हैं या डायबिटीज को क्योर करने वाली हैं। उन सभी में एलोपैथिक सब्सटेंसेस पाए गए, जो कि मुझे लगता है एक अक्षम्य अपराध है। उन फार्मेसीज का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए और उनको जो ड्रग एक्ट में पेनल्टी क्लोजेस हैं उसमें अधिकतम सजा उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अपने धनार्जन के लिए एक सिस्टम को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं और उसके जो दुष्परिणाम रोगी को हो रहे हैं उसके लिए पूर्णतया वो ही जिम्मेदार हैं। दूसरे जो मेरा आज का विषय है वो है कि उत्तर प्रदेश का जो पूरा ड्रग डिपार्टमेंट है, जिसमें एसएलए यानी कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो हेडक्वार्टर का ड्रग इंस्पेक्टर और क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी जो कि ड्रग इंस्पेक्टर की हैसियत से भी काम करते हैं, और जो राजकीय प्रयोगशाला है यानी कि जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की, इन सबको ही एक दो ऐसे रीजन हैं कि ये सब कटघरे में खड़े हैं आज, और उसके 2 बड़े कारण हैं। पहला है अज्ञानता और दूसरा है अपने आप को जल्दी प्रसिद्ध करना। अज्ञानता मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले लगभग 1 वर्ष से ये हमारे संज्ञान में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपने नए प्रोप्राइटरी या अनुभूत प्रोडक्ट्स के अप्रूवल के लिए वहां भेजते हैं लखनऊ में,
तो जो वहाँ एक एक्सपर्ट पैनल बैठता है जिसमें रसशास्त्र और द्रव्य गुण के दो विशिष्ट एक्सपर्ट्स होना आवश्यक होता है, तो वहाँ हर वो प्रोडक्ट जिसमें शास्त्रीय योग एज इंग्रेडिएंट है उसका अप्रूवल वहाँ से डिनाई किया जा रहा है। ऐसी सूचनाएं कई बार हम लोगों तक भी पहुंचती हैं। अब उसी को आधार मानकर इन्होंने 5 ऐसी औषधियों को अधोमानक माना है या अपमिश्रित माना है जिसमें कोई ना कोई शास्त्रोक्त औषधियों का सम्मिश्रण है। तो ये मैं अनुभवहीनता या अज्ञानता इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप AFI को भी उठाकर देखें, या फॉर एग्जाम्पल एक मोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, त्रिफला, 1000 से अधिक फॉर्मुलेशंस होंगे जिसमें त्रिफला यूज किया जाता है, और त्रिफला एक शास्त्रोक्त औषधि है। तो वो क्या सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो नकली और अपमिश्रित की श्रेणी में आ जाएंगे? नहीं, ये केवल और केवल एक, जिसको कह सकते हैं कि मेरे हाथ में आज पावर है, मैं उसका दुरुपयोग कर रहा हूं अज्ञानता के कारण। चलिए उसको भी हम मान लें। एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये सारे ही सैंपल की जब डेट्स देखी हैं तो ये जून, जुलाई और अगस्त में ये सैंपल किया गया, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीनों में एनालिटिकल रिपोर्ट आ जाती है, जो रेस्पेक्टिव जो अधिकारी हैं या जो अथॉरिटीज हैं उनको वो भेज दी जाती है। जब ये विषय भारत सरकार के पास गया निर्माताओं की एसोसिएशन के द्वारा, तो वहां से 12 जनवरी 2024 को एक एडवाइजरी जारी की गई कि अगर कोई भी निर्माता अपने प्रोप्राइटरी इंग्रेडिएंट में शास्त्रोक्त निर्मित औषधि एज इंग्रेडिएंट डालता है और वो लेबल पर लिखता है तो वो अप्रूव की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12 जनवरी 2024 का ये एडवाइजरी है। अब ये 14 मार्च को ये आदेश जारी हुआ, तो हम ये कहते हैं कि अगर वो उनको नहीं पता था इस चीज का, तो क्या ऐसे अधिकारी को अपने पद पर बने रहना चाहिए जिसके संज्ञान में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा कोई भी अगर सर्कुलर जारी किया जाता है या कोई भी एडवाइजरी जारी की जाती है तो उसके उनके संज्ञान में नहीं होना चाहिए या उनको फॉलो नहीं करना चाहिए? लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश इसका अपवाद है, क्योंकि इससे पहले भी 2022 का एक और भारत सरकार का सर्कुलर है जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से सभी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को यह कहा गया है कि वो नियमित रूप से 21 दिन के अंतराल पर नियमित रूप से अप्रूवल के लिए एक्सपर्ट पैनल को बैठाना सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश में वो भी नहीं माना जा रहा है, यानी कि जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जो SLA हैं, वो भारत सरकार के किसी सर्कुलर को अपने लिए कोई निर्देश नहीं मानते हैं, ये स्पष्ट है। क्योंकि अगर ऐसा होता और उनको हम अज्ञानता मान लें या उनको ज्ञान नहीं था कि भाई ऐसा ड्रग एक्ट में नहीं कहीं लिखा है और आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो कम से कम जनवरी, फरवरी और मार्च पूरे 3 महीने उस एडवाइजरी को जारी किए हुए हो गए। उसके बावजूद भी उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये रेक्टिफाई करके तभी हम इसको जारी करें। तो पहला विषय जो मैंने कहा, 2 कारणों से दिक्कत हो रही है। एक है अज्ञानता या डिक्टेटरशिप, कि आज मेरे हाथ में पावर है, मैं जो चाहूं जैसा चाहूं वैसा लिख दूंगा, नो वन कैन चैलेंज मी। दूसरा विषय ये है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो अनुमान प्रमाण से जारी जाती है, और आप जानते हैं कि आयुर्वेद में प्रमाण एक बड़ा विस्तृत विषय रहा है। किसी भी मेडिकल स्टोर पे गए, लीव 52 का सैंपल हुआ और लीव 52 का ही सैंपल लखीमपुर खीरी से हुआ। क्या हिमालय का कोई और प्रोडक्ट नहीं था या अन्य और कोई प्रोडक्ट नहीं थे जिनकी सैंपलिंग की जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जानबूझकर किया गया है, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन सवाल करने वाले तो सवाल करेंगे ना, उनका जवाब भी तो सरकार को ही देना पड़ेगा। तीसरे, आपने इनको सार्वजनिक करने से पहले क्या संदर्भित कंपनी को प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन दी? यदि दी तो क्या उनका रिप्लाई आया?
और यदि उनका रिप्लाई आया तो क्या आपने उनको सूचित किया कि हमने जो आपका रिप्लाई आया है, जो आपने हमें अपना स्पष्टीकरण दिया है, वो हमें मान्य है अथवा नहीं मान्य है? इसके अलावा क्या कोई भी, चाहे वो नकली की श्रेणी में आया हो, चाहे अपमिश्रित की श्रेणी में आया हो, या फिर वो एडल्ट्रेटेड की श्रेणी में आया हो, या मिस ब्रांड की श्रेणी में आया हो, क्या इस सारी प्रोसेस में जो फार्मेसीज के पास, जो मैन्युफैक्चरर के पास में अपना कंट्रोल सैंपल होता है, क्या उसके साथ मैच करा के, और ड्रग एक्ट में जो एक नोडल एजेंसी के रूप में फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, PCMIH, इसके लिए जो नोडल लेबोरेटरी है जो गाजियाबाद में स्थित है, क्या आपने उसको सूचित किया? मुझे नहीं पता ये सूचित किया या नहीं किया, लेकिन दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं, झंडू, हिमालय और दिव्या फार्मेसी, ये उन फार्मेसीज में हैं जिनके पास में वेल एस्टेब्लिश रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट होता है। तो अगर नियमतः इनके पास में ये सूचना गई होती 2 महीने पहले, तो जो एक्टिविटी आज हुई है अपना पक्ष रखने की, निश्चित रूप से वो तब हुई होती। तो ये सिद्ध करता है कि या तो नहीं भेजा गया, या तो वो प्रॉपर एड्रेस पर नहीं भेजा गया। ये सारी चीजें अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। दूसरा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं कि क्या जिस तरीके से आपने इनको एडवर्टाइज किया है अखबारों के माध्यम से, वो आवश्यक था? उससे पहले क्या सारी चीजों को फुल प्रूफ री एग्जामिन नहीं करना चाहिए था? क्योंकि एक गलती अगर मैंने की है और वो मेरी अज्ञानता में हुआ है, तो जैसे ही मुझे अपनी गलती का पता चलता है, तो व्यवहारिक दृष्टि से भी और कानूनन दृष्टि से भी ये रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। ये एक बहुत सिंपल सा वे आउट होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद में लीव 52 एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनली एक्लेम्ड ब्रांड है और बहुत बड़ी कंपनी है। इसके रेगुलेटरी और लीगल इश्यूज पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसी तरीके से वो अपनी क्वालिटी पर भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। उस कंपनी की औषधियों को आप प्रदेश भर के 20 न्यूज़पेपर में जब जाते हैं, तो अगर वो गलत है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, अगर वो गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो गलत नहीं था, क्योंकि उसका कारण जो उसमें नोटिस में दिया गया है, वो लिखा है कि उसमें शास्त्रोक्त औषधि थी। तो शास्त्रोक्त औषधि होना एज इंग्रेडिएंट, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है इन तीनों में से। ना वो मिसब्रांड में आता है, ना वो स्पूरियस में आता है, और ना ही वो अडल्ट्रेटेड में आता है। ये गलती तो हुई है। तो मेरा कहना यही है कि अगर ऐसा उनके पास में सूचना गई हुई होती, तो वो निश्चित रूप से अधिकारियों के संपर्क में आते और उनसे अपना पक्ष रखते, जो कि उन्होंने अब रखा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमने जो किया, हमारी गलती से किया या जो भी रीजन रहा हो, उससे सिस्टम को बहुत नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की एक बार मैं एक टिप्पणी पढ़ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ये कहा था कि हमारा काम निर्णय देना है, हमारा काम न्याय करना है, वो हमारा एक कर्तव्य है, लेकिन हमारे निर्णय से समाज को ये लगना चाहिए कि हम न्याय कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यही है, दंडित कीजिए अगर कोई अपराधी है, कहीं कोई लैप्स नहीं होना चाहिए, कोई रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन सिस्टम में अगर हमारी किसी गलती की वजह से अगर सिस्टम सफर करता है, तो ये अक्षम्य अपराध है। इसमें आयुर्वेद का हर व्यक्ति आपके अगेंस्ट होगा। तो ये बहुत बड़ा एक काम हुआ है, और कोई कारण नजर नहीं आता। मैं बहुत पॉजिटिव वे में इन सब चीजों को लेता हूं। अज्ञानता, और अज्ञानता नई नहीं है, अज्ञानता 1 साल से हो रही है। अच्छा यही होगा कि जब जागे तब सवेरा, इसमें अगर उस अपमिश्रण से जो उन्होंने लिखा है कि शास्त्रोक्त नहीं मिलाई जा सकती, तो जितने भी शास्त्रोक्त मिश्रित सैंपल्स आपने
इनवैलिड किए हैं या उनको अपमिश्रित या एडल्ट्रेटेड की श्रेणी में लिया है, तो स्वतः संज्ञान लेते हुए आपको उनको उससे बाहर रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बजाय कि आप इंतजार करें कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, एक लिखा पढ़ी होगी, आप एक बड़ी भूमिका में हैं और एक लीगल अथॉरिटी के रूप में हैं, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक तो रेक्टिफाई हुआ नहीं है, कितना समय इसमें लगेगा वो भगवान जाने। तो ये विषय बहुत कष्टप्रद था, इसीलिए मैं विचार करता रहा कि मुझे इस पे कुछ कहना चाहिए अथवा नहीं कहना चाहिए। लेकिन बहुत अध्ययन करने के बाद कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं और उसमें सबसे बड़ा कारण यही रहा कि गलती तो हुई है और अज्ञानता के कारण हुई है। और मैं तो यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि अगर ये अज्ञानता है तो क्या ऐसे व्यक्ति को पैनल में बने रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेटस का क्यों ना हो। आज उत्तर प्रदेश जिस तेजी के साथ में गति कर रहा है, आयुर्वेद विभाग उतनी ही गति से पीछे जा रहा है। इन्वेस्ट इन उत्तर प्रदेश के नाम से, उत्तर प्रदेश के ट्रेड फेयर के नाम से, आयुष समिट के नाम से इतने बड़े बड़े आयोजन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट अट्रैक्ट करने के लिए हो रहे हैं। कौन आएगा यहाँ इस ग्रोइंग इंडस्ट्री में जब इस तरीके की चीजें हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के सामने से निकलती हैं। तो हम सिस्टम का ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी में भी बाधा बन रहे हैं। मेरा निवेदन है SLAs से, ड्रग इंस्पेक्टर से इस पर पुनर्विचार करें और एक ऐसा प्रोटोकॉल जो सब जगह फॉलो किया जा रहा है उसको हम भी फॉलो करें, ईमानदारी के साथ में और साइंटिफिकली एविडेंस के साथ में। यही मेरा आज आप लोगों से निवेदन है। और विशेष बात यह भी है कि विभाग में IAS अधिकारी के रूप में बहुत कुशल प्रशासक मौजूद हैं, लेकिन वो विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। उन तक हम जिस बात को जैसे पहुंचाएंगे, वो हम कितने लॉजिकली उनको समझाते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्णय वो लेते हैं, निर्णय लेने में उनके पास में असीमित ज्ञान है, असीमित उनके पास में स्किल्स हैं, लेकिन विषय वस्तु के विशेषज्ञ ना होने के कारण वो डिपार्टमेंट पे बहुत ज्यादा रिलाई करना पड़ता है। तो मेरा उच्च अधिकारियों से भी निवेदन है कि इस मामले को अपने स्तर से देखें कि टेक्निकली कहाँ इसमें लैप्सेस हुए हैं और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको निश्चित रूप से दंडित किया जाना चाहिए। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, जो 7 सैंपल उत्तर प्रदेश में निर्मित मैन्युफैक्चरर्स के हैं, तो क्या उन क्षेत्रों के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरीके से नकली दवाई बन रही है या सब स्टैंडर्ड दवाई बन रही है? क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई या विभाग उन पर कोई कार्रवाई करेगा? ये मेरा विषय नहीं है, मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूं, अपनी बात इस माध्यम से आप लोगों के सामने रख सकता हूं। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और अनकॉल्ड फॉर एक इवेंट हुई है, जिसका मुझे लगता है दूरगामी डेंट जो पड़ा है उसको रिमूव करने में या उसको ओवरकम करने में काफी समय लगेगा। इस विषय पर एक और वीडियो अभी पुनः आने वाली है, मैं आशा करता हूं कि आप उसको भी इंतजार करेंगे। इस विषय में अगर कुछ भी आप लोगों के विचार हैं, कमेंट्स हैं, तो मुझ तक जरूर पहुंचाइए। कोशिश करेंगे कि उन विषयों को जरूर उठाएं। नमस्कार।